नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाली चोरी अब नहीं चलेगी। चोरी से चंदा लेना बंद करो और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द कर दिए हैं। दूसरी तरफ किसान रेल रोक कर बैठे हुए हैं, ट्रेनें रोक कर बैठे हैं और सरकार सड़कें खोद कर बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर 2024 में नरेंद्र मोदी का 400 सीट वाला जो सपना है वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ किसानों के लिए रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है और दूसरी तरफ पार्टियों के पास अथाह पैसा जिस रूट से आता है वो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है। तो आगे क्या होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, ये किसके लिए नुकसान साबित होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का रद्द होना, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर है। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, एक तरफ किसान ट्रेन रोक कर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जिस रूट से राजनीतिक पार्टियों के पास पैसा आता है वो रूट बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हंटर चला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अशोक सर, आपको क्या लगता है किसका सबसे बड़ा नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान भाजपा का ही होगा, क्योंकि 2018 में ये नया शगुफा वही लेके आए थे। उनको चोरी भी करनी थी, भ्रष्टाचार भी करना था और भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहना था। भ्रष्टाचार सदाचार में बदलने का इलेक्टोरल बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट था। इलेक्टोरल बॉन्ड, यदि इसको थोड़ा सा डिटेल में जाए, हाँ। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसको कोई भी खरीद सकता है, लेकिन खरीदने वाले का नाम सिर्फ एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही मालूम होगा। और वो उसको फाड़ के फेंक दे, किसी और इंसान को दे या किसी राजनीतिक दल को चंदा करके दे दे। राजनीतिक दल 15 दिन के अंदर उसको कैश करता है। अब राजनीतिक दल भी बताने को तैयार नहीं कि उसने ये बॉन्ड किससे लिया। बैंक बताने को तैयार नहीं कि ये बॉन्ड मेरे से किसने लिया। मतलब ये रिश्वत देने का और लेने का एक विंडो खुल गया था। मैंने सरकार से एक ठेका लिया और मुझे उसमें से 20% सरकार को देना है, जो 20 करोड़ रुपए बनते हैं। तो मैं 20 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड लेके दे दूं सीधा। या कोई सटोरिया है जिसके पास ब्लैक का पैसा है, उसको सरकार से ऑब्लिगेशन है, सरकार ने उसको बचा लिया। तो ऐसे में यदि सरकार को चंदा देना है, उसको रिश्वत देना है, तो कैसा देगा? वो क्या करेगा? वो तो ब्लैक के पैसे से बॉन्ड नहीं खरीद पाएगा कैश से। तो वो क्या करेगा? किसी उद्योगपति को बोलेगा तू बॉन्ड खरीद, जिससे तुझे टैक्स, इनकम टैक्स लगेगा नहीं। ये टैक्स बॉन्ड का ट्रांजैक्शन टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं है और टैक्स रिबेट मिलती है। कारपोरेट ने यदि 20 करोड़ का बॉन्ड खरीदागा तो उसमें 20 करोड़ का उसके ऊपर इनकम टैक्स रिबेट है, तो उसको फायदा होगा कि तुझे इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा। वो बॉन्ड खरीद के मेरे पास दे दे, मैं जाके किसी को दे दूंगा, मुझे ऑब्लाइज कर, और तुम्हें मैं कैश में पैसा दे दूंगा। यानी ये धंधा गोरख धंधा बन गया था। इसका और सरल उदाहरण, अभी दिल्ली में एक शराब कांड चल रहा है जिसके ऊपर ईडी 6 बार समझ दे चुकी है अरविंद केजरीवाल जी को। ये प्रॉब्लम क्या होगी? अरविंद केजरीवाल ने शराब की नीति बदली, जिससे 300-350 करोड़ रुपए का फायदा कुछ सप्लायर्स को हुआ। अब उसमें से एक सप्लायर ने 35 लाख रुपए का चेक उनके चंदे में दिया। अब चेक देने वाला भी सामने है, चेक लेने वाला भी सामने है। चेक किसने दिया ये भी मालूम है और चेक किसने लिया ये भी मालूम है। ऐसे में ईडी ने कहा कि ये जो 35 लाख का चेक आपने लिया, ये वो रिश्वत है उस पॉलिसी के नाम पे, जिसकी वजह से इस उद्योगपति को फायदा पहुंचाया, जिसने आपको 35 लाख रुपए दिए। ये एस्टेब्लिश करके ईडी ने ये चेक देने वालों को जो लेके गया संजय सिंह, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया के घर, वो जेल में है। सिसोदिया जिसने चेक लिया पार्टी के नाम का, वो जेल में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई पार्टी को भी पार्टी बनाओ, आम आदमी पार्टी को। ईडी कह रही सोच रहे हैं। यदि समझो उस उद्योगपति ने 35 लाख की इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दे दिए होते पार्टी को, तो पार्टी भी नहीं बताती किसने दिए और बैंक भी बताती नहीं कि किसने बॉन्ड खरीदे, तो ये कांड ही ऊपर नहीं होता, कोई जेल भी नहीं जाता। जिस दिन ये बीजेपी पर, भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते हैं कि बीजेपी विपक्षियों को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाने के लिए उनके पीछे ईडी को लगा देती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हंटर चलाया है, आर्थिक चोट
जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है आर्थिक चोट वाली, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ने वाला है? मैं एकदम सीधे तौर पर ये जानना चाहती हूँ। सीधा असर भाजपा पे पड़ेगा, क्योंकि 70 से 80% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सीधा भाजपा को जाता है और इसका आंकड़ा बहुत तो फिर बड़ा भी है। 2024 में 400 वाला जो एक सपना देख रहे हैं मोदी जी, बड़ा मुश्किल में फंस जाएगा। नहीं, आगे आगे देखिए ना क्या होगा। आगे हाँ। यहां तक मामला नहीं रुकेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बैंक को सारे डिटेल दे, इलेक्शन कमीशन को कहा कि वेबसाइट पे डिटेल डाले। कल यदि वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन के डिटेल्स आते हैं कि किसने बॉन्ड खरीदे और किसने किस पार्टी को दिए, तो सारा रिलेशन लग जाएगा कि इस पार्टी ने, फॉर एग्जांपल अशोक वानखड़े लिमिटेड ने 4 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी की पार्टी को दिए। उसके एवज में अशोक वानखड़े को 15 दिन बाद एक ठेका मिला। ये ट्रेल लगेगी, फिर वो बॉन्ड रिश्वत में होंगे, फिर आम आदमी पार्टी जैसा हर आदमी केस में फंसेगा। लेकिन सर तब क्या तो है पोल भी तो खुलेगी सर कि किस। ये मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं तुम्हें, कुछ आंकड़े, हम्म, इससे जनता को पता पड़ेगा कि कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2018-2019 में 1450 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को मिले, कांग्रेस को 383 करोड़ के और तृणमूल कांग्रेस को 93.28 करोड़ के। ये पहले 3 अर्नर है बॉन्ड के। 19-20 में 2555 करोड़ बीजेपी को, 318 करोड़ कांग्रेस को, 100 करोड़ टीएमसी को। 20-21 में 22.38 करोड़, बहुत एकदम आंकड़ा कम हो गया, कोविड वाला मामला। कांग्रेस को मात्र 10 करोड़, लेकिन टीएमसी को 42 करोड़ मिले। लेकिन ये रिकवरी हो गई 2021-22 में। 1032 करोड़ बीजेपी को, 238 करोड़ कांग्रेस को और 528 करोड़ टीएमसी को। ये पता पड़ता है आपको कि ये है क्या। 1000 करोड़ बीजेपी को और 300 करोड़ कांग्रेस को, जो दूसरा नंबर पे आती है। ये बॉन्ड क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी कई राज्यों में सरकारें हैं, सारे चीफ मिनिस्टर रबर स्टैंप है, सारे काम सिंगल विंडो सिस्टम है आजकल बीजेपी राज्य शासित राज्यों में। ट्रांसफर पोस्टिंग हो या कोई भी हो, एक ही जगह से हो जाता है, दिल्ली से होता है, सब कुछ दिल्ली से होता है, तो अच्छा चंदा भी दिल्ली में आता है। अशोक सर, बीजेपी इससे को जो है हाँ, एक पोल भी तो खुलेगी। जैसे अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि तमाम डिटेल्स देनी पड़ेंगी, जानकारियां साझा करना पड़ेगा, तो सर ये भी तो होगा कि किस उद्योगपति ने कितना फंडिंग दिया और फिर किस उद्योगपति को कौन सी सरकारी कंपनी या फिर कौन सी कंपनी बेच दी गई या फिर उसके साथ क्या डील की गई, ये सब कुछ तो सामने आ जाएगा, तो बड़ी पोल खुल जाएगी अशोक सर। यही नहीं प्रज्ञा जी, जिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए हैं, उनने भी कितना चंदा दिया, ये भी सामने आएगा। उसके बाद हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल फंडिंग में एक क्लॉज था कि कोई भी कंपनी जो 3 साल तक अपनी बैलेंस शीट सबमिट करती है और 7% प्रॉफिट कमाती है, तो ही वो चंदा देने लायक थी। जेटली जी ने ये दोनों क्लॉज हटा दिए। इसका मतलब कोई भी विदेशी ताकत जिसको अपने यहाँ फंडिंग करनी है, वो एक कंपनी बनाएगा, शेल कंपनी जिसको हम कहते हैं, और वो कंपनी के तुरंत कंपनी बनते से ही, रजिस्ट्रेशन होते से ही दूसरे दिन 100 करोड़ रुपए फंडिंग दे देगा पॉलिटिकल पार्टीज को, तो भी रोका नहीं जा सकता और पकड़ा नहीं जा सकता। ये इतना गड़बड़ झाला था। इसमें शेल कंपनीज फॉर्मेशन था, इसमें बैंक को जो कर्जा, मतलब आप कहाँ ऑब्लाइज नहीं कर सकते। आपने किसी को ऑब्लाइज किया और कोई एनटीएलसी में जा रही कोई कंपनी बिल्कुल बिकने को तैयार है, उस कंपनी को आपने बिल आउट किया, किस कंपनी के कर्जे माफ किए, ये सारे किस कंपनी को कोई कंपनी खरीदवाई, ईडी के डंडे से आपने बड़े बड़े कारपोरेट चीजें एक उद्योगपतियों के गले में डाल दी। उस उद्योगपति ने आपको क्या दिया? आपने जो उद्योगपतियों को सब कुछ दे दिया, तो उसने आपको क्या दिया? ये सारा लिस्ट बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं प्रज्ञा जी, सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपनी मनीषा बड़ी क्लियर कर दी, लेकिन सरकार क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को मानेगी? सरकार रिव्यू पिटीशन में जाएगी, या फिर कहीं ये हो सकता है कि बैंक कहे कि आग लग गई, डॉक्यूमेंट ही जल गए, हमारे पास चीजें नहीं है, या
हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, या फिर एक अध्यादेश लाया जाएगा और 6 महीने के अंदर उसको कानून बनाना पड़ता है। नया हाउस लगने से तो नहीं, नया हाउस लगेगा तो अब अगले चुनाव में लगेगा। सरकार 2024 तक अपना चेहरा बचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि ये मुखौटा उतरते से ही एक बहुत ही घिनौना और भ्रष्ट चेहरा तमाम राजनीतिक दलों का सामने आएगा, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया और उसके एवज में किसको क्या दिया। क्योंकि हमारे यहां बच्चा रोता है तभी मां दूध पिलाती है, फ्री फंड में कोई नहीं देता। आप भगवान के यहां भी जाके जब बोल के आते हैं कि बेटा भगवान मेरा बेटा पास होने दे, मैं 1000 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, वो तब होता है कि जब आप परेशानी में होते हो। आप कभी नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा तो यूं ही गए और भगवान के यहां दे आए, ऐसा नहीं होता। हम मांगने की आदत है, हम मांगीलाल है। तो कारपोरेट सेक्टर जब कुछ देगा तो कुछ लेगा। अब इस हद पे 2024 तो में दिया, क्या बीजेपी लिया को कितना ये नुकसान सामने आना होगा? चाहिए। 2024 में बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, किसी ने मुझे कहा, किसी मैं डिस्कशन में था, उन्होंने कहा कि बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ जाएगा। मैंने बोला बीजेपी की लड़ाई भ्रष्टाचार की, लोग हंसते हैं। कौन सी लड़ाई है जहां अजित पवार को आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नारायण राणे को आप कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। जहां भ्रष्टाचारी और सदा व्याभिचारी लोग सत्ता पक्ष के साथ बैठते हैं, वहां सत्ता पक्ष की नियत भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जो दिखते उस पर शक आता है। तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और भ्रष्टाचारियों को गले लगाते हैं। तो ये तो नकली लड़ाई है भ्रष्टाचार की। आप भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ते हो कि आपको भ्रष्टाचारी ढूंढने होते हैं। तो बड़े भ्रष्टाचारी कौन है? बहुत दिनों के बाद सत्ता में आई बीजेपी, तो भ्रष्टाचारी भी चाहिए साथ में, वही तो ट्रेनिंग देंगे भ्रष्टाचार कैसा किया जा सकता है। मैंने तो किसी को मजाक में कह दिया था कि जब किसी ने कहा कि बता नहीं, पूना में अमित शाह जी ने कहा कि दादा अजित दादा आपने बहुत देर की आने में, इसके मायने क्या हो सकते हैं? पहले इसके मायने मुझे एक ही समझते हैं कि मधेपुरा बैंक में मात्र 1600 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, अजित दादा ने 17,000 करोड़ का किया। अब 16 करोड़ वालों को लगता ही है कि 17,000 करोड़ कैसा किया होगा, तो थोड़ी मैं ट्यूशन तो लूं उनसे। तो भ्रष्टाचारियों में भी तो बड़े बड़े आंकड़े हैं ना, A+, B+, C+। बीजेपी में बेचारे जितने भी लोग हैं वो सब C और D कैटेगरी में आते हैं भ्रष्टाचार के, क्योंकि सत्ता में रहे नहीं। और जो सत्ता में पहली बार आए तो वो खाली संस्कारी थे, तो वो भी भ्रष्टाचार करने में शर्माते थे। अब आ गया सही मायने में कारपोरेट सेक्टर बीजेपी में, कारपोरेट कल्चर। सर, कुल मिलाकर अब जब सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करार दे दिया है, तो फिर अब आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द हो गए हैं और बीजेपी के लिए कहा जाता है बीजेपी चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाली और बीजेपी चंदा लेवक पार्टियों में पहले नंबर पर आती है। बीजेपी के पास कई सोर्सेस है पैसे के। एक कारपोरेट फंडिंग भी है वाया ट्रस्ट। कई कंपनियां मिलकर एक ट्रस्ट बनाते हैं, कंपनियां उस ट्रस्ट को पैसा देती है और ट्रस्ट विभिन्न राजनीतिक दलों को देता है। उसमें भी सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ले रही है। रास्ते बहुत है, जिसके पास ईडी है उसके पास फंड की कमी नहीं, ये मान लीजिए। तो जो अथाह पैसा आने का रूट बंद कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने, इसका कोई असर? हाँ। ये जो भ्रष्टाचार को सदाचार के रूप में जो ले रहे थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। बोले भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचारी रहने दीजिए, उसको सदाचार मत बनाइए। तो कई तरीके से लोग पैसा लेने के तरीके पड़ेगी, आर्थिक चोट तो पड़ेगी। आर्थिक चोट से नहीं, देखिए बीजेपी को आर्थिक चोट से, बीजेपी के पास अथाह है, जिनके पास 70% ऑलरेडी बॉन्ड का पैसा है, वहां कोई पैसे की कमी नहीं है। वहां चोट पड़ेगी अपने चेहरे पे, जो साफ सुथरा चेहरा लेके घूमते हैं उस पे चोट पड़ी। आपने जो अभी तक गोरख धंधा चल गया था उसके ऊपर से चद्दर हटा दी, आप बेनकाब हुए, आपका नग्न सत्य लोगों के सामने आया।
ये सर्वोच्च न्यायालय ने किया। अब ये कितने उसको मान लेते हैं, क्योंकि इनकी भी चमड़ी जो है गेंडे की हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पहले भी कई बार लताड़ दी, और लताड़ सुनने के बाद भी ये कहेंगे रामलला आए हैं, फिर से वापस आएंगे, अब की बार 400 पार, और हमने ये कर दिया वो कर दिया। क्या कर सकते हैं, ये मानते थोड़ी हैं। ये झूठ बोलते हैं, ताकत से झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इनका झूठ पकड़ा, इनका भ्रष्टाचार पकड़ा, और कहा कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, वो सदाचार नहीं हो सकता, बंद करो इस नौटंकी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने आज समय दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया।